Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to learn about Thomas Hardy, one of the greatest English novelist and poets. Okay, तो आज हम लोग थॉमस हार्डी की बायोग्राफी को देखेंगे। ये आपके पीजीटी के राइटर्स हैं। पीजीटी में आपके अभी तक 17 राइटर्स थे, अब आई थिंक 20 हो गए हैं। ओके, 3 राइटर्स और ऐड हो चुके हैं। तो पीजीटी के राइटर्स में थॉमस हार्डी को पढ़ेंगे, इनकी बायोग्राफी को। जो पीजीटी के और राइटर्स हैं उनका ये बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स जो है मेन, उनको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उनकी हमने आई थिंक 6-7 राइटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कि रिमेनिंग बचे हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे और फिर देन इनके वर्क्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज आपके थॉमस हार्डी पर हमारी क्लास रहेगी। इनकी डिटेल्ड बायोग्राफी एंड लाइफ बैकग्राउंड एंड लिटरेरी फॉर्मेशन सबको देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इनके हम लोग वर्क्स की भी बात करेंगे। वर्क्स भी इसमें अगर ऐड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाती है क्लास, तो एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे क्लियरली और नेक्स्ट वीडियो में इनके मेजर वर्क्स को पढ़ेंगे। ओके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू व्यूअर्स अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है ब्राइट वर्ड्स एकेडमी को, तो क्योंकि यहाँ पर आपकी पीजीटी के राइटर्स को भी अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको भी लाइक एंड शेयर करिए। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर अब हम पीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो थॉमस हार्डी जैसे कि हमारे क्या हैं, विक्टोरियन पोइट कहे जाते हैं हमारे थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के पहले विक्टोरियन एज कैसा था इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पर थॉमस हार्डी का जन्म जो है विक्टोरियन एज में आपके हुआ है, जो कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण हो गया, और जो आपका साइंटिफिक प्रोग्रेस है, वैज्ञानिक प्रगति का एक आपका एज था। इस समय जो आपका ब्रिटेन था वो बिकम अ ग्लोबल पावर, विश्व की महाशक्ति के रूप में बन रहा था। चार्ल्स डार्विन के जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने जो है पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को भी यहाँ पर चुनौती दी है। एंड ये सब क्या उथल पुथल किस एज में थे हमारे थॉमस हार्डी, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपकी सामाजिक और इंटेलेक्चुअल चेंजेस है, बौद्धिक परिवर्तन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हार्डी पर गहरा प्रभाव पड़ा। हुज नॉवेल्स, पोइट्री, इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द रियलिटीज ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। उनके जो नॉवेल्स हैं वो परंपरागत मूल्य और बदलती दुनिया के बीच संघर्ष करते हुए लोगों का यहाँ पर यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। उनकी नॉवेल्स में हमें इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग देखने को मिलती है बिटवीन किसके, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड रियलिटीज़ के बीच में, जो कि चेंजिंग वर्ल्ड में हो रहे थे। ओके, तो ये था अब ये विक्टोरियन एज के हमारे पोइट थे। तो उस समय कैसा माहौल था उस समय का, तो ये हो गया। अभी हम लोग हार्डी की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा कि विक्टोरियन एज के पोइट थे और उस समय क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये हमने एक थोड़ा सा नज़र में देख लिया। चलिए लेट्स स्टार्ट। अर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड। थॉमस हार्डी का जन्म जो है 2 जून 1840 को हुआ था। थॉमस हार्डी का जो आपका बर्थ याद रखिए 2 जून 1840 में हुआ है इन हायर बॉकहैम्पटन, स्मॉल विलेज नियर डॉर्सेट इन डॉर्सेट इंग्लैंड। ओके, तो यहाँ थॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 में इंग्लैंड के डॉर्सेट के निकट एक हायर बॉकहैम्पटन हायर बॉकहैम्पटन नाम का एक छोटा सा गांव में इनका बर्थ हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्थ पूछ लेते हैं। इनका जन्म आपके 2 जून 1840 में हायर बॉकहैम्पटन एक स्मॉल विलेज है जो कि डॉर्सेट में इंग्लैंड के वहाँ पर हुआ था। ओके, पर वो कैसा था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, हायर बॉकहैम्पटन, जहाँ पर इनकी यादें बहुत जुड़ी रही हैं यहाँ से। तो चारों ओर फैले खेत थे उस समय, जंगल, चर्च और ग्रामीण वातावरण ने उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ रखी है। और यही जो आपका ये लैंडस्केप है रिमेन deeply engraved in Hardy's memory and later became the inspiration for the fictional country of Wessex where most of his novels are set। और यही जो इनकी जो छाप है ये आगे चलकर उनके हमें जो प्रसिद्ध उनके जो काल्पनिक फिक्शनल कंट्री है जो है वेसेक्स नाम से इनकी सेटिंग रहती थी ना, का आधार बना है। ओके, तो यही जो डॉर्सेट में जहाँ ये हायर बॉकहैम्पटन में रहते थे वहीं इनकी जो छाप अंदर से थी। तो वेसेक्स को जो इन्होंने एक फिक्शनल कंट्री को क्रिएट किया है हर अपने मेन ज़्यादातर हम देखेंगे सेटिंग्स पे। ओके, तो ये उसी का एक आधार बना हुआ है। ओके, क्लियर। इनके पिता की बात कर लेते हैं। इनके फादर का भी नाम थॉमस हार्डी था। पहले जूनियर सीनियर बताया गया है, लगा देते थे। अगर बेटा है तो जूनियर लगा दिया जाएगा और पिता के नाम के पीछे आपके सीनियर लग जाता था। ओके, वर्कड एज अ बिल्डर एंड स्टोन्स मैसन। और वो क्या थे, एक थॉमस हार्डी सीनियर जो थे एक राजमिस्त्री थे और भवन निर्माता थे। जो प्रोफेशन के अलावा ही पॉजेस्ड अ डीप लव ऑफ म्यूजिक एंड रेगुलरली पार्टिसिपेटेड
कल्टिवेटेड लोकल म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, और इसके अलावा वो संगीत के भी बहुत बड़े प्रेमी थे और रेगुलर वो जो पार्टिसिपेट करते रहते थे लोकल जो म्यूज़िक कुछ परफॉर्मेंस होती थी, तो म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे और संगीत प्रेमी थे मीन्स। ओके, एंड हिज मदर, फादर का नाम देख लिया, मदर कौन थी? मदर इनकी हैं जेमाइमा हार्डी, इनकी मदर का नेम है, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट और इमेजिनेटिव एंड फाउंड ऑफ रीडिंग, काफ़ी बुद्धिमान, कल्पनाशील और किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी, पुस्तक प्रेमी थी। फाउंड ऑफ रीडिंग, उनको रीडिंग का बहुत शौक था। एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यंग हार्डी टू फोक टेल्स, लोकल हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल लीजेंड्स। उन्होंने हार्डी को जो है फोक टेल्स, लोक कथाएँ हो गई, स्थानीय जो इतिहास और पौराणिक कथाएँ हो गई सुनाकर यहाँ पर साहित्य के प्रति उनका रुचि जो है डेवलप किया, उन्होंने विकसित की थी छोटे से ही। उन्होंने हर इनकरेजमेंट डेवलप्ड हिज लव फॉर बुक्स एंड स्टोरी टेलिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। जो उनका इसी से उन्होंने शुरू से ही उनकी मदर ने जो फोक टेल्स हैं, कथाएं और स्थानीय जो इतिहास वगैरह पौराणिक कथाओं को अपने बेटे को सुनाती रहती थी, जिससे उनके अंदर एक इंटरेस्ट बचपन से ही फॉर बुक्स के लिए और स्टोरी टेलिंग का एक इंटरेस्ट उनके अर्ली एज से ही उनके अंदर डेवलप हो गया था। द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ पेरेंट्स शेप्ड, और यही इन्फ्लुएंस जो है दो पेरेंट्स का उनका शेप करता है हार्डीज की पर्सनालिटी को। फादर जो है कल्टिवेटेड हिज आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी थ्रू म्यूजिक एंड हिज मदर अवेकेंड हिज लिटरेरी इमेजिनेशन। पिता ने उन्हें कला और संगीत का संस्कार मिला पिता से उनको, जबकि माँ से उनके अंदर साहित्यिक कल्पना का विकसित हुई। अवेकेंड हिज लिटरेरी इमेजिनेशन, एक लिटरेरी इमेजिनेशन उनके अंदर विकास हुआ, और यही जो है पारिवारिक वातावरण जो है आपका उनके भविष्य और साहित्यिक जीवन की आधारशिला बना, फाउंडेशन बन गया। यही चीज एज ए राइटर के तौर पर उनका एक फाउंडेशन बना यहाँ पर। ओके, यही चलिए इनके पेरेंट्स हो गए, इनका बर्थ हो गया। चाइल्डहुड एंड एजुकेशन को देख लेंगे। चाइल्डहुड एंड एजुकेशन कैसा था इनका? हार्डी ने इनका बचपन जो है डॉर्सेट के शांत जो ग्रामीण वातावरण में बीता था, यहाँ पर पीसफुल कंट्री साइड में इनका बीता था डॉर्सेट, जहाँ उन्होंने प्रकृति और ग्रामीण जीवन को निकट से देखा था। क्लोज रिलेशनशिप था उनका नेचर और रूरल ट्रेडिशन के साथ में, क्योंकि वहाँ वो रहते थे, वही छाप इनके अंदर थी। अनलाइक मेनी फेमस विक्टोरियन राइटर्स, कई जो विक्टोरियन राइटर्स की तरह ही डिड नॉट रिसीव हायर एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। उन्होंने दूसरे जो विक्टोरियन राइटर्स उनकी तरह उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी वगैरह से उनकी क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी। उन्होंने पढ़ाई अपनी कोई यूनिवर्सिटी वगैरह से नहीं की थी, विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, बल्कि इंस्टेड उन्होंने अटेंड किया था लोकल स्कूल, जो स्थानीय स्कूल होते थे, स्थानीय विद्यालय वगैरह जो होते थे, वहाँ से उन्होंने रिसीव की इंस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट्स पर पकड़ उन्होंने ली। कौन से सब्जेक्ट? लैटिन, फ्रेंच, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड क्लासिकल लिटरेचर। देन इन्होंने लोकल स्कूल से किया, कोई कैम्ब्रिज या कोई यूनिवर्सिटी से वो नहीं पढ़े थे। उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थे वो जल्दी ही ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। ही कंटिन्यूड लर्निंग, कंटिन्यू करते रहे अपनी लर्निंग को थ्रू आउट द लाइफ थ्रू सेल्फ स्टडी के थ्रू वो अपनी लर्निंग को करते रहे, लेकिन वो सेल्फ स्टडी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहे, पढ़ते ही रहे। ही रीड फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन, लिटरेचर एक्सटेंसिवली। उन्होंने पढ़ा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन एंड लिटरेचर का अध्ययन किया सेल्फ स्टडी के थ्रू भी। दिस लाइफ लॉन्ग परस्यूट ऑफ नॉलेज मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड अकम्पलाइज्ड राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज। इसी निरंतर अध्ययन ने उन्हें विक्टोरियन एज का एक अत्यंत विद्वान साहित्यकार यहाँ पर बनाया है। ओके, तो ये उनकी नॉलेज, उनकी जो पढ़ाई थी वो कोई बहुत एजुकेशन बहुत उन्होंने कोई विश्वविद्यालय वगैरह से, उनकी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई थी। उन्होंने पहले तो स्टार्टिंग की उनकी पढ़ाई उनकी माँ के द्वारा ही उनको दिया गया है। अर्ली एजुकेशन उन्होंने उनकी माँ ने ही उनको दी थी। उसके बाद उन्होंने जब ज्वाइन किया है तो उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी वगैरह से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि वो स्थानीय जो लोकल स्कूल्स होते तो उसी से किया है। बाद में उन्होंने सेल्फ स्टडी, उनकी पढ़ाई जल्दी ही ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ाया है। ओके, ट्रेनिंग एज एन आर्किटेक्ट, फिर उनकी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एक आर्किटेक्ट की तरह उन्होंने ट्रेनिंग ली है। 16 की एज में हार्डी बिगैन वर्किंग एज एन अप्रेंटिस अंडर अ लोकल आर्किटेक्ट। लोकल आर्किटेक्ट के अधीन अप्रेंटिस के रूप में कार्य प्रारंभ किया, यहाँ पर प्रैक्टिस किया, जैसे अप्रेंटिस के रूप में यहाँ पर कार्य आरंभ किया। ड्यूरिंग पीरियड में क्या किया? ही लर्न आर्किटेक्चुरल ड्राइंग, बिल्डिंग डिज़ाइन एंड रेस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट चर्चेज। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भवन निर्माण, वास्तु चित्रण हो गया, या प्राचीन चर्चों के पुनर्निर्माण का कार्य सीखा। इस तरह से करके इन्होंने आर्किटेक्चर का भी काम यहाँ पर सीखा इन्होंने। ओके,
एंड इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यही जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, शार्पेंड हिज पावर्स, उनकी पावर को शार्प करती है। ऑब्जर्वेशन एंड टॉट हिम टू अप्रिसिएट प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल डिटेल। यही जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, शार्पेंड हिज पावर्स, उनकी पावर को इसने बढ़ाया और ऐतिहासिक डिटेल की तारीफ करना सिखाया। इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से वो कर पाएँ, इस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ लिटरेचर में भी, उनके अपने लिटरेरी कैरियर में भी। लेटर हार्डी मूव टू लंदन टू कंटिन्यूज हिज आर्किटेक्चर कैरियर। इसके बाद क्या होता है कि हार्डी फिर लंदन को जाते हैं कंटिन्यू हिज आर्किटेक्चर कैरियर के लिए। एंड हिज नॉलेज आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस लिटरेरी स्टाइल, और वहाँ पर जो अपना कार्य जारी रखते हैं अपने इस आर्किटेक्चर का। और यही जो आर्किटेक्चर की इस अनुभव ने उनके साहित्य को भी बहुत प्रभावित किया। ये चीज़ ने उनके लिटरेरी कैरियर में बहुत इन्फ्लुएंस डाला है। रीडर्स ऑफन नोटिस, रीडर हमेशा नोटिस करते हैं रिमार्केबल प्रिसीजन जो उनका है, विच ही डिस्क्राइब्स लैंडस्केप्स, चर्चेज, विलेजेस एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, जिसको वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं अपने वर्क्स में। लैंडस्केप, चर्च और गांव हो गए, पुरानी इमारतों के बारे में बताते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रीडर महसूस करते हैं। एंड हिज जो सेटिंग है वो खाली आपकी बैकग्राउंड ही नहीं होती है, दे बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इमोशनल लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर। वो खाली आपकी एक बैकग्राउंड जैसी ही नहीं होती है, उनकी सेटिंग वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती है इमोशन ऑफ हिज कैरेक्टर, उनकी कैरेक्टर्स की इमोशनल ज़िंदगी में एक्टिव पार्टिसिपेट भी बन जाती है। जो उनकी सेटिंग वगैरह करते हैं वो खाली एक बैकग्राउंड के तरीके वो यूज़ नहीं करते, वो उसके कैरेक्टर की इमोशनल ज़िंदगी को भी एक एक्टिव पार्ट बन जाते हैं। ओके, अब लंदन ईयर्स एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लंदन वो चले गए, फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया देखेंगे इस पॉइंट पर। लंदन वो जब जाते हैं तो इन 1862 में थॉमस हार्डी जो है मूव करते हैं लंदन के लिए, कंटिन्यू हिज कैरियर आर्किटेक्ट के लिए। फॉर अ यंग मैन हु हैड ग्रोन अप इन अ क्वाइट विलेज, लंदन वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। एक यंग मैन के लिए एक शांत गाँव से पले बड़े एक नौजवान के लिए लंदन जैसा शहर बहुत बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहाँ पर यहाँ पर लाइब्रेरीज, म्यूजियम, जो आर्ट गैलरी, थिएटर और लिटरेरी सोसाइटी से ये सब भरा हुआ था जो हमारा लंदन था। तो ये ब्रिटेन का कल्चर और इंटेलेक्चुअल सेंटर था। ये जो ब्रिटेन था आपका लंदन एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। इट वाज द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ द ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का कल्चर और इंटेलेक्चुअल सेंटर था आपका, फिल्ड विद लाइब्रेरीज, जो कि लाइब्रेरीज से भरा, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, थिएटर और लिटरेरी सोसाइटी से भरा हुआ था। हालांकि हार्डी वर्कड एज अ आर्किटेक्ट, हालांकि आपकी जो हार्डी हैं वो एक आर्किटेक्ट के तौर पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर जो खाली समय था, उस समय फ्री टाइम था, उस खाली समय था रीडिंग करने में एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वहाँ पर लगाया। वहाँ पे वो अपना आर्किटेक्ट के कैरियर के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन जो उनका पास फ्री टाइम था, खाली समय था, उन्होंने ज़्यादातर समय पढ़ने और खुद को बेहतर बनाने में वहाँ पर लगाया। ड्यूरिंग हिज ईयर्स इन लंदन, लंदन के इन ईयर्स में हार्डी ने इन्फ्लुएंस हुए थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन की, जो आपकी चार्ल्स डार्विन, जॉन स्टुअर्ट मिल्ट, हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑगस्ट कॉम्टे विचारकों से काफ़ी प्रभावित हुए हैं आपके वहाँ पर लंदन के ईयर्स में। इन सब की इन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, तो इनसे काफ़ी प्रभावित थे हमारे थॉमस हार्डी। देयर आइडियाज़, जो इनके आइडियाज़ थे, इन्होंने साइंस, फिलॉसफी एंड सोसाइटी को शेप दिया है। हिज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड बिकम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ हिज नॉवेल्स एंड पोइट्री। इन सब की जो आइडियाज़ थे, फिलॉसफी थी, समाज पर उनके विचारों ने उनकी आज़ाद सोच को एक बनाया एंड नॉवेल और कविता का एक फिलॉसफी का एक बेस जो कि बना आपका। ओके, इन्फ्लुएंस हुए, इनको पढ़ा, जब समझे तो जब एक इंडिपेंडेंट सोच वाले इंसान बने और फिलॉसफी को समझा, साइंस को जाना, तो ये सब चीज़ों से उनकी नॉवेल और उनकी फिलॉसफी की ये सब बेस बने। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिटर्न टू डॉर्सेट एंड द बिगनिंग ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर। अब लंदन का कैरियर, जो लंदन का जीवन था, उन्हें कभी भी पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाया है। कुछ वर्षों के बाद वो डॉर्सेट लौट आए और जहां उन्हें लेखन के लिए आवश्यक शांति की प्रेरणा मिली। लंदन ने हार्डी को ओरिजिनली बहुत मौके दिए, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले शहर में कभी भी वो पूरी तरह से घर जैसा महसूस नहीं कर पाए हैं। तो आफ्टर स्पेंडिंग सेवरल, कुछ ईयर्स स्पेंड करने के बाद, ही रिटर्न टू डॉर्सेट, वो डॉर्सेट को लौट आते हैं। वेयर ही फाउंड द पीस एंड इंस्पिरेशन नेसेसरी फॉर क्रिएटिव राइटिंग, जहाँ पर वो एक पीस फील करते हैं, पाते हैं एंड इसको इंस्पिरेशन मिलती है क्रिएटिव राइटिंग के लिए। ओके, एंड लौट आते हैं जहाँ उन्हें क्रिएटिव राइटिंग के लिए जरूरी शांति और प्रेरणा मिली।
और अपनी जगह पे आ गए जहाँ उनको बहुत शांति मिलती थी, जिनकी छाप उनके बचपन से ही उनके मन में भरी हुई थी। तो वहाँ पर लौट आते तो उन्होंने वहाँ पर आकर उनको इंस्पिरेशन मिली, तो वहाँ पर लिटरेचर पे इन्होंने ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया। हार्डीज अर्लियर नॉवेल्स रिसीव्ड ओनली मॉडरेट अटेंशन। जो हार्डी के अर्लियर नावल है वो बहुत ज़्यादा नहीं चले, बट ही कंटिन्यूड राइटिंग विद डिटर्मिनेशन। लेकिन उन्होंने पक्के इरादे के साथ लिखना जारी रखा, अपने डिटर्मिनेशन के साथ। हिज विद फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, याद रख, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ओके। उन्होंने फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो कि 1874 में आया था, से उनको सफलता मिली, ओके। उनके स्टार्टिंग के नॉवल नहीं चले, लेकिन उनको सफलता किससे मिली? फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में जो कि आया था आपका वर्क को भी हम लोग क्रोनोलॉजिकली नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर जो इनके मेन वर्क्स हैं उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ओके। एज वन ऑफ द लीडिंग नॉवलिस्ट थी, इस वर्क के साथ वो एक वन ऑफ द लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड के यहाँ पर एस्टैब्लिश होते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड लिटरेचर बिकेम हिज प्राइमरी प्रोफेशन। के बाद लिटरेचर ही उनका मुख्य प्रोफेशन बन जाता है, ओके। पहले वो आर्किटेक्ट का करने गए थे, बट लिटरेचर पे फिर इस तरह से करके आपको उन्होंने बताया आ जाते हैं। वहाँ पर उनको शांति इंस्पिरेशन मिलती है डॉर्सेट में आके, तो वहाँ पर फॉर फ्रॉम मैडिंग क्राउड के साथ उनको सफलता भी मिल जाती है। क्लियर। चलिए मैरिज एंड पर्सनल लाइफ को देख लेंगे। इन 1874 थॉमस हार्डी मैरिड एमा गिफोर्ड। 1874 में थॉमस हार्डी शादी करते हैं, एमा गिफोर्ड से शादी करते हैं 1874 में, जिनसे कॉर्नवॉल में एक चर्च रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर काम करते समय मिले थे। कब मिले थे? whom he had met working on a church restoration project on कॉर्नवॉल में एक चर्च रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वो एमा गिफोर्ड के साथ मिले थे, जिनसे वो शादी करते हैं। देयर अर्ली मैरिड लाइफ वॉज फिल्ड विद अफेक्शन एंड म्यूचुअल एडमायरेशन। उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी प्यार और एक दूसरे की तारीफ से भरी हुई थी, एक दूसरे को समझते थे, अच्छी ज़िंदगी थी, वो अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे। बट एमाज डेथ इन 1912 प्रोफाउंडली अफेक्टेड हार्डी। 1912 में एमा की जो मौत ने हार्डी को बहुत गहरा असर डाला। फिल्ड विद रिग्रेट एंड सॉरो, बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट एंड सॉरो से भर जाते हैं। ही कंपोज, क्योंकि वो लिटरेचर को ज़्यादा समय देते थे, उनको लगता था इतनी जल्दी इनकी डेथ हो गई तो हम काश उसको और समय दे पाते थे। इस तरह उनको रिग्रेट एंड सॉरो दोनों का मिक्सअप था, तो बहुत दुखी हुए, उसका बहुत असर पड़ा उन पर। और उन्होंने उनकी याद में रिमार्केबल सीरीज़ कंपोज्ड, रिमार्केबल सीरीज़ उनकी याद में कंपोज किया उन्होंने, रिमार्केबल सीरीज़ ऑफ पोएम्स की सीरीज़ को यहाँ पर उन्होंने लिखा है याद पर। दीज पोएम्स आर अमंग द फाइनेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ लव, मेमोरी एंड लॉस इन इंग्लिश लिटरेचर, रिवीलिंग द टेंडरनेस ऑफ मेनी रीडर्स हैड नॉट प्रीवियसली एसोसिएटेड विद हार्डी, ओके। ये जो कविताएं हैं इंग्लिश लिटरेचर में लव, मेमोरी एंड लॉस के सबसे बड़े एक्सप्रेशन में से एक बन जाती हैं, जिनमें एक ऐसा प्यार दिखता है जो कई पढ़ने वालों ने पहले हार्डी से नहीं जोड़ा था, ओके। एमा गिफोर्ड की मैरिज फर्स्ट वाइफ थी, 1874 में इनकी मैरिज हुई थी एमा गिफोर्ड से। इनकी सेकेंड मैरिज की बात कर लेते हैं, फ्लोरेंस डगडेल एंड हार्डीज लास्ट लाइफ की बात करेंगे तो 2 years आफ्टर एमाज डेथ हार्डी मैरिड फ्लोरेंस डगडेल। एमा की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद हार्डी ने फ्लोरेंस डगडेल से विवाह किया था, एंड हु हैड एडमायर्ड हिज राइटिंग एंड लेटर बिकम हिज सेक्रेटरी। उनकी सेक्रेटरी थी जो कि राइटिंग को एडमायर करती थी, सेक्रेटरी थी। एंड फ्लोरेंस प्रोवाइडेड कंपेनियनशिप एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट ड्यूरिंग हार्डीज लेटरली ईयर्स। फ्लोरेंस ने हार्डी के बाद के सालों में साथ और प्रैक्टिकल सपोर्ट दिया उनको, हार्डी को। एंड ऑल्दो दिस मैरिज वॉज पीसफुली, उनकी मैरिज शादी शांतिपूर्ण फुल थी, हाँ, पर बट हार्डी नेवर कम्प्लीटली फॉरगेट एमा। जो हार्डी जो है एमा को कभी नहीं, पूरी तरह से कभी नहीं भूले। उनकी पोइट्री में हमें एमा की यादों का असर दिखाई देता है, ओके। इस बात करेंगे वेसेक्स की, हार्डीज फिक्शनल वर्ड, हार्डी का जो फिक्शनल वर्ड है पता है आपको वेसेक्स, उसकी बात करेंगे। वन ऑफ हार्डीज ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट्स वॉज द क्रिएशन ऑफ वेसेक्स, अ फिक्शनल रीजन बेस्ड ऑन द कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड, पर्टिकुलरली डॉर्सेट, ओके। तो वेसेक्स हार्डी की सबसे बड़ी जो लिटरेरी अचीवमेंट है उनका, वो क्या है? वेसेक्स को बनाना था, जो आपकी साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के खासकर डॉर्सेट की काउंटीज पर आधारित एक काल्पनिक इलाका था, ओके। काल्पनिक है ये आपका, फिक्शनल इन्होंने, बट इतना खूबसूरती से इसको चित्रित किया है कि जैसे इनके नॉवेल्स पढ़ो तो ऐसे लग रहा है नहीं ये कोई जगह है, ओके। तो ये इन्होंने वेसेक्स को ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है जैसे ये जगह आपके सही में है।
बट ये फिक्शनल है जो काफ़ी इनके वर्क में फेमस रहा और इसको उन्होंने दिखाया है। Although Wessex has historical roots in Anglo-Saxon England, Hardy transformed it into vivid imaginative landscape where most of his novels take place. हालांकि वेसेक्स की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में है। एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में इसकी हिस्टोरिकल रूट्स हम देख सकते हैं, बट हार्डी ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू विविड इमेजिनेटिव लैंडस्केप में। हार्डी ने इसे एक जीवंत कल्पनाशील नज़ारे में बदल दिया जहाँ उनके ज़्यादातर नॉवल की घटनाएं होती थी। ओके, जीवंतता डाल दी। ओके, पूरी तरीके से। वेसेक्स इज़ मच मोर दैन जियोग्राफिकल सेटिंग। वेसेक्स सिर्फ एक भौगोलिक जगह से कहीं ज़्यादा था एंड अपने गाँवों, रीति रिवाज, बोलियाँ हो गई, काम वगैरह हो गए, परंपराओं के साथ एक जीती जागती दुनिया की तरह काम करता था ये वेसेक्स आपका। पूरी जीती जाती जीवंतता डाल दी थी पूरी उसमें। द लैंडस्केप इटसेल्फ ऑफन रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल ऑफ द कैरेक्टर, क्रिएटिंग अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। वहाँ के लैंडस्केप वगैरह दिखाते थे, तारे वगैरह थे, वो खुद रिफ्लेक्ट करते थे इमोशन, कैरेक्टर के इमोशन को खुद रिफ्लेक्ट करते थे। क्रिएटिंग ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, जो कि क्रिएट करता था ह्यूमन और नेचर, ह्यूमन लाइफ और नेचर के बिटवीन एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप। प्रकृति और जो आपकी ह्यूमन लाइफ है के बीच में एक गहरा रिश्ता बनता है। ओके, तो इस तरह उन्होंने जीवंतता डाल दी आपके वेसेक्स का सेटिंग इतनी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया कि वो बिल्कुल जीवित चित्रित किया है उन्होंने। वेसेक्स के जरिए हार्डी ने विक्टोरियन इंग्लैंड की खत्म होती हुई जो ग्रामीण संस्कृति को यहाँ पर बचाए रखा है और अपने नॉवल को एक खास क्षेत्रीय पहचान दी है। ओके, तो ये नॉवेल्स की सेटिंग रहता था ज़्यादातर। थॉमस हार्डी एज ए नॉवलिस्ट एंड पोइट। बात करेंगे हम लोग थॉमस नॉवल एक नॉवलिस्ट और पोइट के की तरह में कैसे थे। तो एक नॉवलिस्ट और कवि के तौर पर थॉमस हार्डी का इंग्लिश लिटरेचर में एक खास मुकाम है, क्योंकि उन्होंने फिक्शन और पोइट्री दोनों में ही एक खास जगह बनाई है। एक नॉवलिस्ट के तौर पर उन्होंने सामाजिक रीति रिवाज, नैतिक पाबंदियाँ हो गई और ज़िंदगी के अप्रत्याशित ताकतों के खिलाफ आम पुरुष और महिलाओं के संघर्षों को दिखाया है। तो एज ए नॉवलिस्ट ही पोर्ट्रेट उन्होंने दिखाया है द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन अगेंस्ट सोशल कन्वेंशंस, मॉरल रिस्ट्रिक्शंस एंड अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस ऑफ लाइफ। नॉवलिस्ट के तौर पर उन्होंने स्ट्रगल को दिखाया एक आम आदमी और औरत के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? सामाजिक रीति रिवाज हो गए, नैतिक पाबंदियाँ जो हो गई, जिंदगी के अप्रत्याशित आम पुरुष और महिलाओं के यहाँ पर संघर्षों को उन्होंने दिखाया है। नॉवलिस्ट उन्होंने हिज नॉवेल्स कंबाइंस रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन विद ट्रेजिक इंटेंसिटी एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। उनके जो नॉवल है, उनके नॉवल में असलियत को देखने का नज़रिया दुखद गहराई और साइकोलॉजी समझ के साथ मिला हुआ है। रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं विद ट्रेजिक इंटेंसिटी एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ में। उनके नॉवल असलियत को देखने का नज़रिया दुखद गहराई और साइकोलॉजिकल समझ के साथ में मिला हुआ दिखाते हैं। ओके, एंड एज अ पोएट हार्डी एक्सप्रेस हिज रिफ्लेक्शन ऑन लव, नेचर, टाइम, मेमोरी एंड मॉर्टेलिटी। और एज ए पोइट के तौर पर हार्डी प्यार हो गया, नेचर हो गया, समय, याद और जो डेथ हो गई, मौत पर अपने विचार जाहिर किया है उन्होंने। ओके, हिज पोइट्रीज इज सिंपल लैंग्वेज में होती थी बट प्रोफाउंड इन मीनिंग। सिंपल लैंग्वेज में उनकी कविताएं होती थी, आसान भाषा में, लेकिन मतलब गहरा होता था उसका। इट ऑफन कन्वेज अ क्वाइट मेलॉन्कोली। ये अक्सर एक शांत उदासी दिखाती है, लेकिन फिलोसफिकल क्वेश्चन रहते हैं और जो ह्यूमन सफरिंग है, इंसान के दुख की हमदर्दी भरी समझ भी दिखाई देती है हमें इनकी पोइट्री में। ओके, की पोइट्री में एक आसान भाषा में होती थी लेकिन गहरा होता था उसका। अक्सर ये शांत उदासी भरी साइकोलॉजिकल सवाल होते थे, क्वेश्चन होते थे और ह्यूमन कॉम्पनसेनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सफरिंग को दिखाते थे और इंसानी दुख की हमदर्दी भरी समझ को दिखाया इन्होंने अपनी पोइट्री में। And together his novels and poems established him as one of the most versatile literary artists of the Victorian period. उनके नावल और कविताएं मिलकर उन्हें विक्टोरियन एज के सबसे वर्सटाइल लिटरेरी आर्टिस्ट में से एक बनाती है। ओके, तो ये इनके पोइट और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि आपके थॉमस हार्डी ने अपनी लिटरेरी कैरियर कैसे स्टार्ट किया था, एज अ पोइट, एज अ नॉवलिस्ट। तो उन्होंने, वो है हमारे नॉवलिस्ट, तो ज़्यादातर लोग नॉवलिस्ट पर आंसर करते हैं, बट ये याद रखिएगा थॉमस हार्डी ने अपना लिटरेरी कैरियर एज अ पोइट स्टार्ट किया था। ओके, ये यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्लियर? चलिए, यहाँ पर ये आपका हो गया एज अ पोइट एंड नॉवलिस्ट की बात की हमने। लास्ट ईयर, डेथ एंड बरियल।
ओके, इनकी अब डेथ की बात कर लेते हैं। क्या है, लास्ट ईयर जो इनके थे कुछ थॉमस हार्डी के स्पेंट हुए फाइनल लास्ट ईयर मैक्स गेट में। थॉमस हार्डी ने अपने आखिरी साल मैक्स गेट में बिताए थे। हाउस ही हैड डिज़ाइन नियर डॉर्चेस्टर, एक ये घर उन्होंने डॉर्चेस्टर के पास डिज़ाइन किया हुआ था। सराउंडेड बाई बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मेमोरीज, ही कंटिन्यूड राइटिंग पोइट्री अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। किताबें हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए और यादों से घिरे हुए वो अपनी ज़िंदगी के आखिर तक कविताएं लिखना जारी रखा था आपके हार्डी ने। ही डाइड 11 जनवरी 1928 एट द एज ऑफ 11 जनवरी 1928 को 87 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ओके, हिज डेथ वाज रिगार्डेड एज अ ग्रेट नेशनल लॉस, इनकी जो मौत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना गया। हिज एसेस वेयर प्लेस्ड इन पोइट्स कॉर्नर, उनकी जो एसेस थी, उनकी जो अस्थियाँ थी वो पोइट्स वेस्टमिंस्टर बे के पोइट्स कॉर्नर में इंग्लैंड के कई महान लेखकों के साथ में रखा गया उनको। वहाँ पर इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स जहाँ पर उनको दफनाया गया, तो वहाँ पर उनकी एसेस को दफनाया गया। कहाँ पर, पोइट्स कॉर्नर पर। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज विश हिज हार्ट वाज बरीड सेपरेटली इन स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड नियर हिज वाइफ, और उनकी विश के अकॉर्डिंग जो उनके हार्ट को है स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड में उनकी वाइफ के बगल में उसको दफनाया गया। ओके, तो ये उनकी डेथ हो गया थी, वो वेस्टमिंस्टर पोइट्स कॉर्नर में गई एंड जो उनका हार्ट था वो स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड में उनका दफनाया गया। क्लियर। ओके, हार्डी लिटरेरी लेगेसी की बात करें, उनकी विरासत क्या है उनकी देख लेते हैं। थॉमस हार्डी होल्ड्स अ परमानेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर हिज रियलिस्टिक नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड फिलोसफिकल विजन। थॉमस हार्डी अपने रियलिस्टिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल समझ और फिलोसफिकल विजन के लिए इंग्लिश लिटरेचर में अपनी एक पक्की जगह रखते हैं, परमानेंट जगह रखते हैं। ही पोर्ट्रेड द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी रूरल पीपल विद डिग्निटी एंड एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ फेट, सफरिंग, सोशल इंजस्टिस एंड ह्यूमन रेजिलेंस। उन्होंने आम गांव के लोगों की ज़िंदगी को इज्जत के साथ दिखाया और किस्मत हो गई, दुख, सामाजिक अन्याय हो गए, इंसानी हिम्मत जैसे विषयों को एक्सप्लोर किया है। ओके, His works bridge Victorian realism and modernism, making him one of the most influential writer in English literature. उनके जो वर्क्स है विक्टोरियन रियलिज्म और मॉडर्निज्म को जोड़ते हैं, जिससे वे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे असरदार इन्फ्लुएंशियल राइटर में से एक बन गए हैं। ओके, इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे आपके। ओके, तो ये आपके थे थॉमस हार्डी की फुल बायोग्राफी। ओके, एवरी पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आपका। होपफुली आपको समझ में आया हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इनके हम वर्क्स को कवर करेंगे। ओके, ऑल ओवर जितने भी इनके वर्क्स हैं सबको कवर करेंगे। फिर देन इसके बाद हम लोग जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम डिटेल में भी कवर करेंगे। ओके, होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई हुई होगी, और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कैसी लगी क्लास। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपके हमने पीजीटी के आई थिंक 6-7 राइटर्स हो चुके हैं, उनकी बायोग्राफी एंड वर्क्स को हमने कंप्लीट किया है। ये आज आपका उसी के आगे ही हम लोग उनको कवर कर रहे हैं। फिर इनके जितने भी राइटर्स हैं उनके मेन वर्क्स को भी कवर करते चलेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, जाकर चेक कर सकते हैं उन राइटर्स को भी आप। और ये पीजीटी का आपके मेन राइटर्स हैं, और भी कई आपके एग्जाम्स में हैं, तो उनके लिए भी आपकी क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनके वर्क्स को पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।